प्रिय छात्रों, हम लोग शेरशाह अध्ययन कर रहे थे और ये शेरशाह का अंतिम क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह ने कौन से प्रयोग किए। शेरशाह का जब उदय हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पाया था कि शेरशाह को अपने आरंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन कठिनाइयों में निभाई थी वो उसकी सौतेली माँ, जिस पर उसका पिता ज़्यादा आसक्त था और इसके कारण से शेरशाह और उसकी माता को एक परित्यक्त जीवन व्यतीत करना पड़ा। जौनपुर के शासक के मध्यस्थता से पिता और पुत्र में जो संबंध स्थापित हुए उसके कारण उसको अपने जागीर की देखभाल करने का तो मौका मिला, लेकिन अपनी सौतेली माँ के पुनः षड्यंत्र के कारण उसे 1518 में इस जागीरदारी के देखभाल से भी पुनः हटा दिया और फिर इब्राहिम लोदी, बाबर, जलाल खान नोहानी, बहार खान नोहानी का चक्कर लगाता रहा, यानी उसका जीवन जो है वो कठिनाइयों में व्यतीत होता। इतिहास के इन घटनाओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, जो व्यक्ति योग्य होता है, उसके लिए सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो एक प्रकार से अवसर प्रदान करती हैं। शेरशाह के साथ कुछ ऐसे ही हुआ कि पिता और माता के द्वारा, सौतेली माता के द्वारा जो कठिनाइयाँ उत्पन्न की गई, शेरशाह ने अपने योग्यता के बल पर, अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर उन कठिनाइयों को, उन परेशानियों को अवसर में बदल दिया। और वो अवसर क्या था कि प्रशासन के क्षेत्र में उसने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए और अनुभवों के माध्यम से उसने प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन किया। इतना आमूलचूल परिवर्तन किया कि उसके द्वारा स्थापित प्रशासन को आगे आने वाले शासक यानी अकबर के द्वारा अपना लिया गया। इसीलिए शेरशाह को प्रशासन के क्षेत्र में अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। तो शेरशाह एक महान सेनानायक था, एक साम्राज्यवादी था, ये इतिहास में अपने आप में एक सत्यता है। लेकिन शेरशाह अपने जिन कार्यों के लिए इतिहास में जाना जाता है वो साम्राज्यवाद एक सफल सेनानायक के रूप से अधिक एक सफल प्रशासक है। क्यों? क्योंकि प्रशासन के क्षेत्र में वो एक ऐसे प्रतिमान की स्थापना की जिस पर जो प्रतिमान इतना व्यवहारिक और वैज्ञानिक था कि आगे आने वाले दूसरे वंशों ने भी उसको शामिल किया अपने शासन व्यवस्था में और तभी वो वंश यानी मुगल वंश भारत में स्थायित्व प्राप्त कर सके। तो इसलिए इतिहास में शेरशाह का सबसे बड़ा योगदान उसके प्रशासन के क्षेत्र और प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के क्षेत्र। तो हम लोग इसी कंटेक्स्ट में, इसी परिप्रेक्ष्य में आज के क्लास को लेकर के चल रहे हैं और उसमें देखेंगे कि आखिर शेरशाह ने भारतीय प्रशासन के क्षेत्र में कौन से आमूलचूल परिवर्तन किए। इस कंटेक्स्ट में हम लोग पाते हैं कि शेरशाह ने जो प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन किए वो उसके अनुभव का परिणाम था। अनमने ढंग से, बिना सोचे हुए उसने प्रशासन में कुछ नहीं किया, बल्कि प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो अनुभव प्राप्त किए, उस अनुभव के आधार पे जो उसने प्रशासन का निर्माण किया वही उसके सफलता का मूल आधार। तो ये अनुभव शेरशाह को कहाँ से मिला ये देखना होगा। तो उसके लिए बिंदुवार अगर वर्णन करते हैं तो कुछ इस तरीके का तत्व उभर करके सामने आता है। सबसे पहले हम पाते हैं कि 1497 से लेकर के 1518 तक जो उसकी गतिविधि थी वो अपने पिता के जागीर की देखभाल करने की। आपको पता है कि उसका पिता हसन खां को जौनपुर के सूबेदार ने सासाराम, खवासपुर और टांडा ये 3 परगनों की जागीरदारी दी। यानी एक प्रकार का उसका पिता क्या था, जागीरदार। तो पिता पुत्र के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। पिता और पुत्र के बीच संबंध जो है अपनी सौतेली छोटी माँ के कारण जो है वो हमेशा विषाक्त रहे। लेकिन जब जलाल खां जो जौनपुर का सूबेदार था उस समय
और जौनपुर शिक्षा का सिराज कहा जाता था, यानी शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। तो वहाँ जब 2 ही वर्ष में शेर शाह ने गुलिस्ता, बोस्ता, जहांगीरनामा और शाहनामा को कंठस्थ कर लिया, उसकी व्याख्या करने के लायक हो गया, तो ये अपने आप में एक अद्भुतता, एक असंभव को संभव करने जैसा था। तो इससे जलाल खां फरीद से यानी शेर शाह से बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि इसमें तो विलक्षण योगता है। तो पिता को समझाया, जलाल खां के समझाने के कारण जो है वो उसका पिता अपने पुत्र को गले लगाता है और इस क्रम में 1497 से 1518 तक पिता की जागीर यानी सासाराम, खवासपुर और टांडा की वो देखभाल करता है। तो ये देखभाल करना कोई सामान्य देखभाल करना नहीं, यही उसका प्रयोगशाला था शेर शाह। जो प्रशासन के भूराजस्व क्षेत्र जो उसने एक स्टैंडर्ड, एक प्रतिमान स्थापित किया भारत में, उसका प्रयोग स्थल ही यही था। इस क्रम में उसने किया क्या, तो पूरे जागीर का सबसे पहले मापी करवाई और मापी भी सिकंदरी गज से, और उसके बाद सभी का लेखा जोखा उसने तैयार किया। इसकी परिणति क्या हुई, इसका परिणाम क्या निकला कि अभी तक भारत के किसान प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने भूमि और उपज के मामले में चौधरी, खूत और मुकद्दमों के गुलाम हुआ। जो वो कह दिए वही मान हो गया, क्योंकि किसानों के पास कोई अपना लेखा जोखा नहीं होता। और इससे 2 नुकसान थे किसानों को। एक कि कोई भी राजा आता था, चौधरी, खूत और मुकद्दम मध्यस्थ की भूमिका में उसका शोषण करता, और दूसरा कि किसानों के आपस के बीच के जो जमीनी झगड़े थे वो हल नहीं हो पाते। तो शेर शाह ने इस समय में भूराजस्व के क्षेत्र में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या किया। तो उसके वजह से वहां के किसान बहुत समृद्ध हो गए, बहुत खुशहाल हो गए, और शेर शाह के पक्षपाती हो कि ये व्यक्ति अगर शासक बनेगा तो फिर हम लोगों को कभी भी भूराजस्व के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके ये कृत्य शेर शाह के सैनिक आधार पर अच्छे कर। अब देखिए, भूराजस्व के क्षेत्र में उसने तो अनुभव प्राप्त कर लिया। उसके बाद ये 18 में उसके साथ एक घटना घटती है कि पुनः उसका पिता अपनी छोटी पत्नी के बहकावे में आकर के इसको जागीरदारी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता। तब आपने क्या देखा कि 18 से लेकर के 28 तक, इसके पहले जो है वो इब्राहिम लोदी के पास जाता है। जाने के बाद बोलता है कि जो पिता की जागीर है वो हमें दे दिया जाए, उसमें असफल होता है। फिर पुनः बिहार आकर करके बहार खान नुहानी, जो यहाँ के एक रियासत का राजा था, उसके यहाँ नौकरी कर लेता है। उसका बेटा था जलाल खान नुहानी, उस जलाल खान नुहानी का शिक्षक बन जाता है और बहार खान नुहानी का सहयोगी बन जाता है। तो इस क्रम में भी उसने बहुत सारे प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए। किस प्रकार का प्रशासन करना कि अफगान एक ऐसी जाति है जिसको संगठित करना बहुत कठिन काम। इन अफगानों को किस आधार पर संगठित किया जाए, तो जो भारतीय क्षेत्र में विविधता थी, डाइवर्सिटीज थी, उस डाइवर्सिटीज में एकता स्थापित करने की नीति इस दौरान उसने विकसित। और इस क्रम में फिर अफगान सरदारों से मतभेद के कारण बहार खान नुहानी के यहाँ नौकरी छोड़ देता है वो, और 1 वर्ष के लिए वो बाबर के सेवा में जाता है। बाबर के सेवा में जाने का उद्देश्य उसका सिर्फ ये था कि मुगलों की युद्ध नीति को समझे। तो बाबर के साथ 1528 के चंदेरी अभियान, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था, उसमें शेर शाह भाग लेता है। अब भाग लेने का उद्देश्य बाबर को विजित करवाना नहीं था, बल्कि मुगलों की युद्ध नीति को देखना कि आखिर मुगल इतने सफल क्यों हो रहे हैं।
तो युद्ध नीति को चंदेरी में देखने के बाद इसने कहा कि अगर भाग ने मेरा साथ दिया और समय मेरे पक्ष में रहा तो इन मुगलों को मैं भारत से बाहर करके रहूंगा। इनके सारे युद्ध नीति का काट हमारे पास है। और फिर आपने देखा था कि महीचा खाने के क्रम में बाबर ने इसको परख लिया कि इस पठान में राज गौरव दिखा रहा है, राज तिलक दिख रहा है। और जब बाबर ने ये बात कह दी भरे महफिल में तो शेर शाह सचेत होकर वहां से भागा। और फिर जब बिहार आता है तो इस समय तक बहार खान वहानी की मृत्यु हो चुकी होती है और जलाल खान वहानी जो है वो अल्पवयस्क था और उसकी माँ जो है वो उसकी संरक्षिका। तो शेर शाह इसका संरक्षिका बन जाता है और इसके सारे अफगान लोग विरोध जब करते हैं और जलाल खान वहानी को लेके नुसरत खां बंगाल के शासक के पास चले जाते हैं तो इसी समय शेर शाह हजरत आला की उपाधि धारण कर उस सत्ता पर कब्जा करते हैं। तो इस तरीके से 1497 से लेकर के 1528-29 तक का जो पीरियड है उसी पीरियड में शेर शाह ने प्रशासन के नए नए गुण सीखे जिसको शासक बनने के बाद उसने पूर्ण रूप से सारे भारत में लागू किया। पहले इसे सासाराम, खवासपुर और टांडा में लागू किया और जब भारतीय सम्राट बन गया तो उसके बाद संपूर्ण भारत में लागू किया। यही इसके प्रशासन की विलक्षणता है कि शासक बनने से पूर्व इस देश के लिए कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था उचित होगी इसका निर्धारण उसने प्रयोग के रूप में पहले ही कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में उसका जो 5 वर्षीय शासनकाल है यानी 1540 से लेकर 45 तक, इस पर इतिहासकारों के बीच एक मत नहीं। देखिए साहब, इतिहास बहुपक्षीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इतिहास में कोई घटना एक घटती है तो उस घटना की व्याख्या एक ही ढंग से नहीं हो सकती। हर इतिहासकार उस घटना की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। शेर शाह के 5 वर्षीय शासनकाल या प्रशासन के क्षेत्र में उसकी भूमिका को इतिहासकारों ने इसी तरीके से अपने अपने ढंग से व्याख्या किया। हमारा दायित्व बनता है कि इतिहासकारों के इन व्याख्याओं को समझें और जानें कि उनके इस कहने के पीछे क्या आधार था, क्या तर्क। तो सबसे पहले इतिहासकार के.आर. कानूनगो है, इन्होंने द रीजन ऑफ शेर शाह नामक बहुत मोटी पुस्तक लिखी जो सिर्फ शेर शाह के बारे में और शेर शाह के समर्पित इतिहासकार हैं। इतनी मोटी किताब लिखने के बाद, इतना रिसर्च और अध्ययन करने के बाद इनका जो मंतव्य बना शेर शाह के बारे में वो कि शेर शाह ने वास्तव में जो व्यवस्थाएं स्थापित की शासक बनने के बाद प्रशासन के क्षेत्र, इनका कहना कोई नई नहीं थी, बल्कि वो सारी व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रही थी। शेर शाह ने उसे व्यवस्थित किया और पुनर्जीवित किया। अब देखिए ये कोटेशन से के.आर. कानूनगो, ये भी प्रश्न बन जाए और यही वो सेक्शंस है जिस सेक्शन पे आपको कमांड करना है, क्योंकि इसका आंसर किसी बुक में सिस्टमेटिक वे से आपको नहीं है। तो अब के.आर. कानूनगो का ही उक्ति ले लिया जाएगा, अगर कोटेशन ले लिया जाएगा कि शेर शाह ने प्रशासन के क्षेत्र में कोई नए काम नहीं किए, बल्कि जो काम किए वो पूर्व से उपस्थित था भारत में और उसको सिर्फ व्यवस्थित किया, पुनर्जीवित किया, व्याख्या किया। अगर ये प्रश्न बन जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर ये होगा कि कानूनगो का जो कहना है उस पर अगर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि शेर शाह ने प्रशासन के क्षेत्र में जो काम किया उस पर यदि अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में इस प्रकार के कृत्य पहले से चले आ रहे हैं। जैसे केंद्रीय प्रशासन, 4 महत्वपूर्ण विभाग, तो 4 महत्वपूर्ण विभाग क्या था? दिल्ली सल्तनत में मौजूद, उसी को शेर शाह ने अपनाया। हाँ, एक नवीनता इसमें ये लाई कि सरकार के लिए यानी जिला के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था का उसने निर्माण किया। और वो निर्माण क्या था साहब कि शिकदारान और मुंसिफान की बहाली वो डायरेक्ट करता था, जबकि पहले जिला के प्रशासन सिकदार की बहाली जो है वो सूबेदार करता था। ये डिफरेंस था। तो ये बंगाल के कंटेक्स्ट में, विद्रोह को दबाने के कंटेक्स्ट में शेर शाह ने इस प्रशासन में परिवर्तन किए।
अब शेर शाह जिस काम के लिए जाना जा रहा है इतिहास में, नहीं राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में, तो राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में भूमि की माप कराई उसने। तो भूमि की माप तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी कराई थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतर दोनों में ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का भूमि का माप जो है वो जिस पैमाने से करवाया गया था वो रस्सी का होता था, जिससे सही भूमि का नाप नहीं हुआ। और शेर शाह ने सिकंदरी गज के आधार पर भूमि का नाप कराया, जिससे सही माप। अलाउद्दीन खिलजी ने भी रई को भूमि माप का आधार बनाया था, इसने बिस्वा को भूमि माप का आधार बनाया, दोनों एक ही। अंतर यहाँ पर यह था कि उसने कोई कागजात तैयार नहीं कराए थे, शेर शाह ने कागजात तैयार कराए। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बिचौलियों को समाप्त किया था, चौधरी खुद मुकद्दम को प्रत्यक्ष कर की वसूली की थी। शेर शाह ने ये बिचौलियों को समाप्त किया। लोक कल्याणी कार्य में अगर हम देखते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के समय में भी सरायों का निर्माण करवाया गया, सड़कें बनवाई गई, नहरें बनवाई गई, शेर शाह ने ही बनाई। अंतर यह था कि फिरोज शाह तुगलक के समय का जो डाक तार व्यवस्था थी उसे सरकार के लिए थी, आम जनता के लिए नहीं थी। शेर शाह के समय का जो डाक तार व्यवस्था था, जो सराय थी, वो आम लोगों के लिए भी थी, सिर्फ सरकारी कामों के लिए नहीं थी। तो इस तरीके से देखा ये जाए कि कानूनगो ने जो आपने बात कही है वो अक्षर सा अपूर्ण तो सत्य नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सत्य के निकट है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो शेर शाह ने चीजें स्थापित की वो हूबहू पूर्व में लागू नहीं थी। उसके गद्यांश, उसके अक्षांश के रूप में कुछ चीजें लागू थी और शेर शाह ने व्यवस्थित ढंग से पूर्ण रूप से उसको लागू किया। यही उसकी प्रतिभा थी, यही उसकी योग्यता थी। तो यही बात तो कानून को कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कानून को का कथन जो है वो सही है। कीन एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि 5 वर्षीय जो उसका काज है वो मुगलों ने जो शासन किया और अंग्रेजों ने जो शासन किया उससे श्रेष्ठ है। जो काम ये 5 वर्षों के अंदर कर दिया वो मुगल 200 वर्षों में नहीं कर पाए या अंग्रेज 200 वर्षों में नहीं कर पाए। तो कीन का जो यह विश्लेषण है वो इस आधार पे है कि जितना कम समय शेर शाह को मिला, उस कम समय में क्षेत्र जीतने के आधार पर, जीते गए क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के आधार पर, जीते गए क्षेत्रों में कुशल प्रशासन के आधार पर जो प्रतिभा उसने दिखाई, वो प्रतिभा इतने लंबे समय तक दूसरे वंशों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने नहीं दिखाई। इनके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए, इनके समय में जनता की बहुत सारी कमियां रही, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारी कमियां रही, वो शेर शाह के पीरियड में नहीं रहा। तो इस कारण कीन इस दृष्टिकोण से देख करके बोलते हैं कि इसका 5 ही वर्ष का शासनकाल काफी श्रेष्ठ था। और स्मिथ का कहना है कि अगर शेर शाह की अकस्मात मृत्यु नहीं होती तो फिर मुगलों का वापसी भारत में नहीं। स्मिथ का यह कहना भी सही है। शेर शाह जिस ढंग से महत्वाकांक्षी शासक था, तो वैसी परिस्थिति में अगर औरंगजेब के तरह या अकबर के तरह शेर शाह भी 50 साल के लगभग शासन कर लेता, तो जो हुमायूं था, जो उसका पुत्र था, वो कब का मर चुका होगा या उसको अवसर ही नहीं मिलता। और इसके जीवित जी अगर वो आक्रमण करता भारत पर, तो शेर शाह उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार होता। तो इसलिए स्मिथ की बातें भी जो है वो सही हैं। तो ये बात साबित हुई कि शेर शाह को विभिन्न इतिहासकारों ने बहुपक्षीय ढंग से अपने अपने दृष्टिकोण से जो देखा है, उससे शेर शाह के व्यक्तित्व का ही मूल्यांकन, उससे शेर शाह में कोई नकारात्मकता दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि शेर शाह में सकारात्मकता ही दिखाई पड़ती है। समझ गए इंट्रोडक्शन? अब देखिए प्रशासन के क्षेत्र में जो उसके आमूल चूल काम जो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। शेर शाह ने
एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना। स्थापना की और इसमें जो सुल्तान था, इस सुल्तान को केंद्रीय भूमिका प्राप्त। यहां पर भी एक ध्यान देने वाली बात है, सम्राट की उपाधि मुगलों ने धारण की थी, शेरशाह ने नहीं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने नहीं। ये लोग सुल्तान की पदवी से ही काम चलाते थे और सम्राट की उपाधि मुगलों के द्वारा धारण करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था, जो बाबर को पढ़ते समय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि केंद्रीय प्रशासन में निम्न 4 महत्वपूर्ण विभाग, और ये सारे विभाग पूर्व में आप जानते होंगे। उसमें पहला विभाग कौन था साहब? तो पहला विभाग था दीवाने विजारत। इसका प्रधान कौन होता था? तो वजीर होता था, है ना। इस वजीर का मुख्य काम क्या था? तो मुख्य काम इसका था भूराजस्व की वसूली। यही ना पढ़े हैं, भूराजस्व की वसूली, यानी संपूर्ण काम उसका भूराजस्व के क्षेत्र। और मुख्य काम के अलावा अन्य जो इसके काम थे वो था अन्य विभागों पर नियंत्रण, यानी दूसरे जितने भी विभाग थे वो सब पर नियंत्रण किसका होता था? तो वजीर का होता था। तो ये जो अन्य काम थे यही उसको क्या बना देता था? प्रधानमंत्री बना देता। अगर सभी विभागों पर नियंत्रण का दायित्व उसको नहीं दिया जाता तो फिर वो एक वित्त मंत्री की तरह रहता। लेकिन सभी विभागों पर नियंत्रण का जो अधिकार उसको दे दिया गया तो वित्त मंत्री क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। क्लियर? अब देखिए साहब, दूसरा जो विभाग था दीवाने अर्ज। दीवाने ये सब पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसका कौन हेड होता था? तो आरिज़े ममालिक। ये सब याद करते हुए चलिए, बोर्ड पर गौर से ध्यान दीजिए और जितना भी शब्दावली है उसको देखते चलिए, उसके वर्ग को देखते चलिए। ये तरीका है पढ़ने का। इसका जो मुख्य काम था वो क्या था साहब? तो वो देखिए कि इसका काम था सेना की बहाली करना, यानी नियुक्ति। उसका प्रशिक्षण करना, उसका रखरखाव करना और उसकी प्रतिनियुक्ति करना, यानी डिप्यूट करना। तो यहां पर क्या देखते हैं आप कि जो आरिज़े ममालिक था, जो दीवाने अर्ज का मंत्री था, प्रधान था, उसके 4 महत्वपूर्ण काम थे। पहला कि सेना की नियुक्ति करेगा, नियुक्त जब कर लिया तो उसको प्रशिक्षित करेगा, प्रशिक्षित कर लिया तो उसका रखरखाव करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे वेतन मिलेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, और अंत में उसकी प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति का मतलब डिप्यूटेशन, कहाँ पर नौकरी करेगा। तो आमतौर पे जो है वो युद्ध जब होता था तो वहीं उसकी प्रतिनियुक्ति होती, बाकी अपने जगह पर वो सेना रखी रहती। अब उसके बाद तीसरा जो विभाग था वो दीवाने रिसालत।
दीवान रस। रसाल, इसको बोलते थे हेड को दबीरे ममालिक। सॉरी, दीवान रसालत का हेड क्या था? ये एक्चुअली में विदेश विभाग था, फॉरेन अफेयर्स देखता था ये। तो फॉरेन अफेयर्स का मतलब ये था कि जो अभी का भारतीय भूभाग है उसी के बाहरी क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत में भी वो क्षेत्र जो साम्राज्य के अधीन नहीं था वो भी विदेश माना जाता था। नहीं, मुंतसिब तो नैतिक आचरण का देखने वाला अधिकारी। और उसके बाद था दीवाने इंशा। दीवाने इंशा, इसका अधिकारी कहलाता था दबीरे मुमालिक। इसका कृत्य क्या था साहब? तो जो आज का सचिवालय होता है, यानी कोई भी गवर्नमेंट है उसका सेक्रेटेरिएट होता है, तो दीवाने इंशा वास्तव में क्या था? एक सचिवालय जहां सारे सरकार के कागजी काम होते थे। जो भी शेरशाह का आदेश होता था वो यही निकालता था दबीरे मुमालिक। किसी दूसरे जगह की नियुक्ति करनी हो किसी को तो दबीरे मुमालिक द्वारा ही नियुक्ति पत्र तैयार किए जाते थे। और जितने राजस्व के क्षेत्र में ये और भी कागजात होते थे तो सभी का ऑर्डर या सुरक्षित रखने का काम सब इस पे था। ये चार के अतिरिक्त, ये जो उपर्युक्त चार के अतिरिक्त जो था, अन्य विभाग भी थे जिसमें काजी था, मीर समन था। ये सब जो विभाग थे, काजी न्याय का प्रधान होता था। मीर समन जो था वो राज दरबार की आवश्यकता की जितनी वस्तुएं होती थी, राजा और उसके दरबारियों, उसके परिवार के सदस्यों दैनिक उपभोग की जितनी आवश्यकता होती थी वो सब मीर समन के द्वारा उपलब्ध कराया गया। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो है वो प्रांतीय प्रशासन, यानी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें विवाद क्या है? विवाद क्या है वो समझने की जरूरत है। एक कानून वो का कहना है कि सरकार का सिर्फ अस्तित्व, और परमात्मा शरण का कहना है कि सूबा का भी अस्तित्व। ठीक है? आमतौर पे दिल्ली सल्तनत जब हम लोगों ने पढ़ा तो देखा कि बजाते तौर पे प्रांतीय प्रशासन का अस्तित्व था। और सबसे ज्यादा प्रांत किसके शासनकाल में? तो अमन तुगलक के समय में था। 29 प्रांत भारत में। शेरशाह के समय में विवाद उभरा
कि इनके यहाँ प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप क्या था। इस पर दो इतिहासकारों के विचार हम लोग के समक्ष आते हैं। एक कानूनगो का कहना था कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में केंद्रीय प्रशासन को यानी संपूर्ण भारत को केंद्र प्रशासन के बाद डायरेक्ट जो दूसरी इकाई थी वो जिला थी। जिला को उसमें सरकार बोलते थे। जो सूबा का अस्तित्व था वो नहीं मानते। जैसे अभी है ना भाई, भारत है, एक केंद्रीय सरकार है नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में, प्लस जो है 28 राज्य हैं, 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां अलग अलग राज्य की सरकारें हैं। वो राज्य सरकार प्रमंडल में बटी हुई है, कमिश्नरी में। कमिश्नरी या प्रमंडल जो है वो जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई है। जिला जो है वो ब्लॉक में बटा हुआ है। तो इस ढंग से एक प्रशासन का कर्मिक पद सोपान हम लोग को दिखाई। दिल्ली सल्तनत में भी इस तरह का था। हम लोग देखते थे कि एक पूरा भारत का केंद्रीय सरकार था। पूरा भारत जो था सूबों में बटा हुआ था, यानी स्टेट्स में। स्टेट्स फिर डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट फिर परगना में बटे हुए थे, परगना फिर जो है गांव में बटे हुए थे। तो ये इस बात पे, प्रशासन के इस विभाजन पे शेर शाह के समय विवाद। और विवाद क्या? इन दो इतिहासकारों के कारण। उसमें कानूनगो का कहना है कि जो सूबा का अस्तित्व था वो शेर शाह के समय में नहीं। सूबा का अस्तित्व शेर शाह के समय में नहीं। केंद्रीय प्रशासन के बाद डायरेक्ट जो था वो जिला प्रशासन। और परमात्मा शरण, डॉक्टर परमात्मा शरण इसका खंडन करते हैं, कहते हैं नहीं, शेर शाह के समय में भी जो है वो सूबे का अस्तित्व था और जिले का भी अस्तित्व। अब देखिए ये दो विवाद की वस्तुस्थिति क्या है। वस्तु स्थिति ये है कि जो रिसर्च हुआ है उससे पता ये चलता है कि सैनिक प्रशासन यानी सैनिक सूबा का अस्तित्व था और 66 सरकार की इकाई, ठीक है। और इस 66 में से जो 19 सरकार था वो बंगाल में। यानी दो इतिहासकारों ने अलग अलग विचार किए, उस पर बाद में रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ, तो पाया यह गया कि दोनों की बात सही है। दोनों की बात कैसे सही है कि पाया यह गया कि सूबे का अस्तित्व भी था, लेकिन सूबा का वो अस्तित्व उस रूप में नहीं था जैसा पूर्व के काल में हम लोग पाते हैं कि बाज़ाब्ते तौर पे जो भी विजित क्षेत्र था उसको व्यवस्थित ढंग से सूबे में, स्टेट्स में बांट दिया। बल्कि शेर शाह के समय में जो विजित क्षेत्र था उसमें सूबा बना तो सैनिक सूबा बना। सैनिक सूबा का अर्थ क्या हुआ कि जो क्षेत्र को विजित किया गया वहां बाज़ाब्ते तौर पे सूबेदार और उसके अधीन बहुत सारे पद, सोपानात्मक पद नहीं सृजित किए, बल्कि उस सैनिक कमांडर को उस सूबे का सारा दायित्व सौंप दिया। जैसे हम लोग साम्राज्य विस्तार में पढ़ रहे थे तो जिन जिन सूबों को जीता उसने तो अपने पुत्रों के हवाले कर दिया, कुतुब खां के, कि तुम यहाँ के मालिक। तब तो चूंकि उसको बहुत सारे कृत करने थे तो जो सूबे सौंपे वो सूबे का पूरा वो मालिक हो गया। तो ऐसे स्थिति में वो सूबा सैनिक सूबा करेगा। और जो क्षेत्र विद्रोही क्षेत्र जैसे बंगाल, उसके सूबे के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया शेर शाह और पूरे बंगाल को 19 भाग में बांट कर करके हर भाग के लिए जो है सरकार के शासन की व्यवस्था की। और वहां क्या किया तो 2 पद सृजित किए उसने, शिकदारान और मुंसिफान। शिकदारान क्या था साहब? तो
ये शांति व्यवस्था और बुराजस वसूल करने के लिए जिम्मेदार था अपने डिस्ट्रिक्ट। और मुंसिफान क्या था, तो न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार। बुराजस के क्षेत्र में या अपराध के क्षेत्र में जो भी मुकदमे आते थे उसका फैसला वो करता। और इन दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति शेरशाह प्रत्यक्ष रूप से करता। तो इस क्रम में 1966 कुल सरकार का विवरण मिलता है। तो 19 तो बंगाल में थे। अब जो बाकी बचा वो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी बचे हुए क्षेत्रों को जो सैनिक प्रशासन के क्षेत्र में नहीं थे, बात सुन रही, सैनिक सूबा नहीं थे, किसी सेना के अधीन वो सूबा नहीं थे, उनके यहाँ भी बाकी बचे क्षेत्रों में उसने सरकार की व्यवस्था लागू कर दी। अब ये कहाँ तक सत्य है, इसमें और अनुसंधान की आवश्यकता है। अभी पूरा अनुसंधान नहीं, लेकिन अभी तक के समय में इतना मान करके आप चलिए कि शेरशाह का जो प्रांतीय प्रशासन वो हूबहू दिल्ली सल्तनत के समान नहीं था या आगे आने वाले मुगलों के समान नहीं, बल्कि व्यवहारिकता का पालन करते हुए जहां पर सैनिक सूबे की स्थापना करने की आवश्यकता हुई वहां पर सैनिक सूबा उसने बनाया, और जहां पर विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को रोकने का आवश्यकता था वहां पर सूबे का अस्तित्व को समाप्त करके उससे सूबे में विभिन्न सरकारों की स्थापना करके उसके विद्रोह को दमित करने का व्यवहारिक प्रयत्न किया। क्लियर। अब देखिए अगला जो है टॉपिक वो है सैनिक के प्रशासन। सैनिक देखिए साहब, जहां तक सैनिक प्रशासन का प्रश्न है शेरशाह का, तो इस क्रम में हम लोग पाते हैं कि सेना के 4 भाग। कितने भाग थे? 4। एक अश्वरोही, दूसरा पैदल, तीसरा हस्ती यानी हाथी, और चौथा जो है तोपखाना। इसमें जो अश्वरोही सेना इसकी संख्या बताया जाता है कि 1,50,000 घुड़सवार। जहां तक पैदल सेना का प्रश्न तो इसकी संख्या जो थी वो 25,000, और जहां तक हाथी सेना का प्रश्न तो 5,000 इसके पास हाथी। ठीक है। और जहां तक तोपखाने का बात तो मुगलों के समान नहीं। ठीक है। और ये जो विभाजन था ये केंद्रीय सेना का था। केंद्रीय सेना का मतलब जो शेरशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इतनी ही सेना थी। प्रांत और सामंतों की अलग सेना थी। प्रांत एवं सामंती सेना भी थी, यानी उसके जो अफगान सरदार थे उनका सेना विघटित नहीं हुआ था। और शेरशाह को जब आवश्यकता पड़ता था तो उस सेना का सहायता भी शेरशाह लेता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि सैनिक प्रशासन के क्षेत्र में उसने अलाउद्दीन के सुधारों को लागू किया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो सुधार किए थे उन सुधारों को शेरशाह ने भी लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सुधार किए थे? तो पहला कि दाग और हुलिया की प्रथा उसने लगाई, तो उसने अस्थाई सेना, तो अस्थाई सेना इसका भी, नगद वेतन देने का तो नगद वेतन देने की प्रथा इसमें भी चलाई। तो कहने का मतलब है कि हूबहू सेना में गुप्तचरी का तो गुप्तचरी की व्यवस्था इसमें भी की सेना। तो जो अलाउद्दीन के प्रक्रम थे सैनिक सुधार के द्वारा जो है वो। यहाँ पर तोपखाना के बारे में ये कहना है मुगलों के समान का मतलब ये हुआ
कि मुगलों के पास जिस तरीके की तोपखाना का बेड़ा था, वैसा शेरशाह के पास उसका आरंभिक रूप, जिसको उक्का बोलते हैं, जिसके चलाते हुए उसकी मृत्यु हुई, तो वो उसका छोटा रूप था तोपखाने का। वो इसके पास उक्का नामक तोपखाने का जो है वो एक जखीरा था, एक प्लाटून की, एक बटालियन थी जो ये इस्तेमाल करते अपने युद्धों को जीतने। ठीक है। अब उसके बाद अगला है पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन के बारे में आप सिर्फ इतना जानिए कि शेरशाह के शासन में, या शेरशाह ने कह लीजिए, कोई पुलिस विभाग स्थापित नहीं। ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत में था, कोई पुलिस विभाग स्थापित नहीं। इसके स्थान पर क्या किया कि सभी अधिकारियों को, जो भी जहां जहां नियुक्त थे, पुलिस का दायित्व दे दिया। दायित्व, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बजाते तौर पे कोतवाल का पद था हर शहर में, एक पुलिस विभाग था, और जो सरकार के स्तर पर जो पदाधिकारी था वो पुलिस के दायित्वों का निर्वहन करता था। शेरशाह ने इसने परिवर्तन, उसने पुलिस विभाग का विभाग ही नहीं रखा। तो पुलिस विभाग का काम महत्वपूर्ण क्या था? तो काम था शांति व्यवस्था अपने क्षेत्र में बनाए रखना, चोरी नहीं होने देना, डकैती नहीं होने देना, अपराध नहीं होने देना। सबसे ताज्जुब की बात यह है गौरव जी कि शेरशाह ने पुलिस विभाग को समाप्त कर दिया, लेकिन शेरशाह के शासन काल में पूर्व के शासकों और आगे के शासनों की तुलना में अपराध न्यून हो गया। उसके शासन काल के बारे में कहा जाता है कि कोई भी बुढ़िया जो है अपने टोकरी में सोना चांदी सर पर लेके जंगल से गुजर जाती थी, कोई पूछता नहीं था कि तुम्हारे टोकरी में क्या है। इतना ज्यादा अपराध न्यून हो गया। तो पुलिस विभाग की अनुपस्थिति होते हुए भी शेरशाह ने इतना प्रभावशाली शांति व्यवस्था की स्थापना कैसे की? तो इसका जवाब यह है कि उसने हर क्षेत्र के जागीरदार को, या जहां जो शिकदारान थे, मुंसिफे मुंसिफान थे, जो पदाधिकारी के अधीन जो प्रभाव क्षेत्र थे, उनको ये दायित्व दे दिया और ये बाउंड कर दिया उनको कि यदि तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी चोरी या डकैती या अपराध का घटना घटता है तो इसके लिए तुम्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा और तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुमसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये जो परिपाटी लागू कर दी, तो कोई भी जागीरदार इस बात में सचेत रहता था कि अगर घटना घट गई तो हमें जुर्माना देना पड़ेगा। कोई भी शिकदार था, अगर घटना घट गई तो हमें, मेरा वेतन कट जाएगा या हमें दंडित करना होगा। तो इसलिए अपने क्षेत्र में कोई अपराध होने नहीं देता। आज इसको अगर ये कर दे सरकार कि हर थानेदार, उसके अधीन अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए अपराधी उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि थानेदार उत्तरदायी होगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा। आपको क्या लगता है कि उस क्षेत्र में अपराध हो जाएंगे? दिन रात एक करके अपराध को रोकने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा भनक लग जाएगा तो वो पकड़ लेगा। तो ये टेक्निक थी शेरशाह की पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र। तो एक ऐसा प्रतिमान स्टैंडर्ड स्थापित किया कि बाद के शासकों ने, या वर्तमान शासक भी इसको नहीं अपना। अगर अपना ले तो आज भी भारत अपराध मुक्त हो जाएगा, जैसे शेरशाह के समय में अपराध मुक्त। तो इतिहास से हमें कुछ लेसन लेना चाहिए और उससे जो है हमें बहुत फायदा। अब देखिए अगला है न्याय प्रशासन।
न्याय प्रशासन में हम पाते हैं कि शेरशाह स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश और वो हमेशा बुधवार वो अपना न्यायालय लगाता है। और इसके अतिरिक्त सारे अधिकारी अपने क्षेत्र में न्यायिक कार्य करते हैं। बात समझ में आई? शेरशाह का न्याय के क्षेत्र में भी एक अद्भुतता, उसका अपना मानना था कि शासन जब तक न्यायपूर्ण नहीं होगा तब तक उस शासन को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा और वो अस्थायित्व नहीं प्राप्त करेगा। और न्याय के क्षेत्र में उसकी व्यवहारिकता थी। व्यवहारिकता ये थी कि अधिकांश मुकदमों का फैसला वो चाहता था कि स्थानीय आधार पर हो। मतलब जो पंचायतें थी उसको उसने काफी सक्रिय, अगर उससे भी बात नहीं बनती थी तो जो शिकदार होता था, जिसको उसने शिकदारान का उसको अधिकार दिया कि आप प्रभावशाली न्याय तंत्र का अपने जिले में स्थापना करें। तो वहां न्याय होता था। भूराजस्व से जुड़ी हुई जो भी समस्या होती थी वो मुंसिफान के न्यायालय में, तो अधिकांश विवाद वहीं हल हो जाते थे। और इन विवादों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि स्थानीय परिपाटी के अनुरूप, क्योंकि भारत में एक प्रकार के कानून प्रचलित नहीं, 300 किलोमीटर पर कानून के रूप बदल जाया करते, तो उसमें एक रूपता बनाना एक बहुत कष्टसाध्य काम था। ये काम किया अंग्रेजों ने अपने समय में। तो शेरशाह ने इस वैवाहिकता का पालन करते हुए जो स्थानीय कानून थे उसके अनुरूप स्थानीय आधार पर न्याय प्रदान किया। और इसके बावजूद भी अगर विवाद रह जाता था तो सप्ताह में एक बार, प्रत्येक बुधवार के दिन, वो आम न्यायालय अपने अधीन लगाता था। कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां अपना फैसला करवा सकता। तो इस तरीके से जो न्याय का शासन था, रूल ऑफ लॉ था या जस्टिस ऑफ लॉ था, उसको उसने अपने शासनकाल में स्थापित किया। अब देखिए अगला टॉपिक जिसके लिए शेरशाह जाना जाता है वो है भूराजस्व प्रशासन। भूराजस्व, देखिए इसमें कुछ शब्द हैं, उस शब्दों के आधार पे हम शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए विस्तृत नोट्स आपको अलग से भूराजस्व के क्षेत्र में हमने दे दिया है, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता, हम समझा दे रहे हैं आज पूरा का पूरा, और बाकी चीजें आपको उस मटेरियल्स में, नोट्स में अवेलेबल है। इसमें भी है संक्षेप में, और भूराजस्व पर अलग से हमने आपको मटेरियल्स दिया है 4-5 पेज का, उसमें सारी बातें लिखी हुई। इसमें कुछ शब्दावली है, जैसे पहला है भूमाप, यानी भूमि का माप। उसके बाद है विश्व, ठीक है, इसका माप 3600 गज। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है पट्टा। उसके बाद टर्मिनोलॉजी है कबूलियत, और उसके बाद टर्मिनोलॉजी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों के आधार पर शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था को आपको वर्णन करना पड़ेगा। जैसा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हमने कह दिया कि शेरशाह जो जाना जाता है वो किस लिए, तो अपने भूराजस्व प्रशासन में सुधार। तो आखिर क्या किया इस क्षेत्र, तो उसकी प्रथम प्रयोगशाला जो थी वो सासाराम, खवासपुर और टांडा की जागीर, और इसमें जो प्रयोग किए, जब शासक बना तो संपूर्ण भारत में लागू किया 5 वर्ष के अंदर। तो किया क्या उसने,
तो सबसे पहला काम यह किया कि भूमि की माप करवाई। अभी तक व्यवस्थित ढंग से अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूमि की नाप करवाई, ये बात सच है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो भूमि माप की व्यवस्था थी वो सही पैमानों पर आधारित नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भूमि का माप करवाया जाता था वो रस्सी से बने हुई माप इकाई होती थी। उस जिसमें टूट गया तो बिठर बांध गया तो छोटा हो गया वो, तो उससे करवाया तो दूसरा का जमीन छोटा हो गया पहले वाले से। बात समझ में आ रही है? तो सिकंदर लोदी ने एक ऐसे पैमाने का आविष्कार करवाया जो लोहे के जरीब या सिकड़ी से बना हुआ था और ये टूटता नहीं था। तो इसमें जिस जरीब का इस्तेमाल किया जाता था वो उसका माप सारे खेतों में एक समान होता था। तो शेर शाह ने जो अहमद खां के नेतृत्व में संपूर्ण भारत का जो भूमाप कराया वो सिकंदरी गज से कराया और इस भूमाप में उसने आधार यूनिट क्या बनाए तो बिस्वा, बिस्वा यानी आप बीघा नहीं बोलते। तो ये कितना होता था 3600 गज का, कितना गज का एक बिस्वा। अब जब भूमि माप हो गई तो फिर उसका विवरण लिखा जाता था। उस विवरण को ही हम पट्टा बोलते हैं। इस विवरण में, इस पट्टे में क्या होता था कि भूधारक का नाम, पिता का नाम, मौजा, परगना कि किस मौजे में है, उस वो मौजा किस परगने में है और उस परगने का प्लॉट नंबर कितना है ये, और उस प्लॉट के उत्तर में किसका प्लॉट है, दक्षिण में किसका प्लॉट है, पूरब में किसका है, पश्चिम में किसका है, इस प्लॉट का माप कितना है। अब अगर एक परगने के सारे भूमियों का श्रेणीकरण करके और हर का श्रेणी क्रम प्रदान करके और उसके भूमि की नाप करा दी गई तो फिर सबके भूमि की मलकियत साबित होगी कि नहीं। यही नहीं, इस पट्टे में भूमि का प्रकार लिखा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भूमि को शेर शाह ने अपने शासनकाल में पहली बार व्यवहारिकता का पालन करते हुए 3 भागों में बांटा। सबसे पहला भूमि का रूप उत्तम था, मतलब जिसमें वर्ष में 1 या 2 फसलें होती, यानी प्रति वर्ष फसल बोई जाती। और दूसरा में मध्यम भूमि थी, जिसमें 1 साल या 2 साल के गैप पर बोई जाती। और तीसरा में निम्न भूमि होती थी, जिसमें 4 या 5 साल के गैप पर बोई जाती। शेर शाह ने उसको उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की भूमि कहा। इसी को जो है वो मुगलों ने जो है वो पोलस, पर्ती और चाचर कहा। पोलस मतलब जो हर साल होता था, पर्ती माने 1-2 साल के लिए जो छोड़ दिया गया, और चाचर का मतलब जो बंजर हो, 4 या 5 साल के बाद जिस पर खेती होती थी उसको चाचर कहा है मुगलों ने, यानी वो बंजर भूमि। तो दिल्ली सल्तनत में जो व्यवस्था थी कि भूमि के क्वालिटी के आधार पर राजस्व का निर्धारण नहीं किया शासकों ने। सभी धान 22%, मतलब भूमि आपके पास कुछ भी हो, फसल हो रहा हो नहीं, आप 1/3 या 1/2 राजस्व लीजिए। तो ये तो अव्यवहारिक करना भाई। इसने भूमि को बांट करके औसत राजस्व का निर्धारण किया और वो उसके पट्टे में लिखा रहता था। अब एक किसान की 10 जगह भूमि, तो कोई मध्यम है, कोई उत्तम है, कोई निम्न है, हर प्रकार की है। अब हर प्रकार का 1/3 कर देगा तो जो उत्तम है उस पर तू दे देगा 1/3, लेकिन जो निम्न है उस पर कहां से देगा वो। तो इसलिए ये तीनों प्रकार का एवरेज निकाल के उसमें लिखा रहता पट्टे पर कि आखिर इस खेत का मान लिया 10 कट्ठा इसके पास है या 10 बीघा इसके पास है, तो 10 बीघा पर 10 बीघा जमीन में कितना बीघा पर 1/3 भू-राजस्व दिया जाए। तो कैसे, उसको जरा समझ लीजिए। मान लिया 1 बीघा है जो उत्तम है, इस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, हर साल पूरा है। और 4 बीघा उसका जो है वो मध्यम है, यानी 2 साल पर होता है,
सोनू भाई, तब ये 4 बीघा जो उसका 2 साल पर होता है तो उसमें क्या करेगा? तो उसका 2 साल पर एक बार टैक्स निर्धारित होगा, यानी 33% अगर घट गया तो प्रति वर्ष कितना पड़ेगा वो? तो 16.5%। और जो निम्न श्रेणी का है तो उसका 5% पड़ेगा। तो ये एवरेज हो, और ये एवरेज जो है उसके पट्टे पे लिखा रहता है। तो इस पर उदार था शेरशाह, भूमि के पट्टे का निर्धारण करने में शेरशाह उदार था। किसानों के अनुरूप भूमि का पट्टा तैयार किया जाता, मतलब राजस्व के निर्धारण में शेरशाह लिबरल। कितना आप दीजिएगा आप बोलिए, हम आपके खेत को नहीं जानते। उत्तम है उत्तम बोलिए, मध्यम है मध्यम बोलिए, निम्न है निम्न बोलिए। तो ये अधिकार किसका था? किसानों का। लेकिन जब राजस्व का निर्धारण हो गया तो फिर उसके बाद एक कबूलियत तैयार की जाती है, एक्सेप्टेंस लेटर। इस पर साइन करता था किसान कि इतना भू राजस्व हम देंगे। अब चूंकि भू राजस्व का निर्धारण जो था व्यवहारिक था, साइंटिफिक था, इसलिए किसानों को भू राजस्व देने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब इस भू राजस्व की अदायगी में पूर्व के काल में रोड़ा था। वो क्या कि मुकद्दम वसूली करते थे, नहीं बिचौलिया थे बीच में। तो वसूली करने वाले अधिकांश भू राजस्व की वसूली हड़प जाते थे और किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। शेरशाह ने इस बीमारी को खत्म कर दिया और कहा कि अब कोई मुकद्दम राजस्व की वसूली नहीं करेगा, बल्कि इसकी 2 विधियां होंगी। या तो किसान खुद जाकर करके सरकारी कार्यालय में अपना भू राजस्व जमा करे, या सरकारी कर्मचारी जो है उसके घर से भू राजस्व ले लिया करे। अब भू राजस्व देने का दोनों रूप तय किया उसने, या तो वो नगद रूप में दे सकता है या अनाज के रूप में। इन दोनों में श्रेष्ठता उसने जो रखी वो अनाज के रूप में, नगद रूप में, कि किसान अगर नगद रूप में दे तो ज्यादा अच्छा। लेकिन जबरदस्ती नहीं किया कि आप नगद ही दीजिए, आपको जो सुविधा हो वो सुविधा के अनुरूप भू राजस्व की अदायगी कर सकते हैं। अब भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1 दिया। इसमें करही और चरही ये 2 अतिरिक्त कर थे जो 5% लिए जाते। एक जो सर्वेक्षण शुल्क था, यानी जो भूमि का सर्वेक्षण कराया उसमें जो पैसा लगता था, और दूसरा जो है वो सिंचाई के रूप में जो जल प्रदान किया जाता था उसके लिए अलग से कर। तो इस प्रकार से भू राजस्व के क्षेत्र में जो उसने आमूलचूल परिवर्तन किए शेरशाह, उसके वजह से उसके काल में किसान काफी प्रसन्न और खुशहाल थे। अब अंतिम टॉपिक जो शेरशाह का है वो था लोक कल्याणकारी कार्य, जो उसके व्यक्तित्व के साथ एक चमकते सितारे के समान। रैयतवाड़ी तो हो गया, मुकद्दम को हटा दिया बीच में से, रैयत से डायरेक्ट रोटेट कर लिया, इसी को रैयतवाड़ी बोला जाता है। समझाया ही हमने, ठीक है। लोक कल्याणकारी, इसके लिए भी शेरशाह जाना जाता है। बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य यातायात के क्षेत्र में। यातायात जो आप लोग नेशनल हाईवे 2 के नाम से जिसको जानते हैं, यह ग्रैंड ट्रंक रोड ब्रिटिश पीरियड में जाना गया, और शेरशाह के समय में वो सड़के आजम या शेरशाह सूरी मार्ग से जाना जाता था। यहाँ पर आपको बताते चले कि ये कोई नवीन मार्ग नहीं था, ये मार्ग मौर्य काल से चला रहा। कहां से कहां तक भाई? तो अभी जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है, इसका सोनार गांव का या ढाका का जो इलाका है वहां तक, और उधर पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है, लाहौर का इलाका है, वहां तक ये मार्ग विस्तृत था। बीच में इसको मौर्य काल में उत्तरा पथ के नाम से हम लोग जानते थे, और हर दौर में ये मार्ग रहा।
लेकिन शेर शाह के साथ ये मार्ग क्यों जुड़ गया? तो पूर्व में जो ये मार्ग थे, अब बीच में नदी आया तो नदी में पुल नहीं था, ठीक है। ये बरसात हो गया तो यातायात के आवागमन ठप हो गया। शेर शाह ने इन कमियों को दूर किया, जिसके वजह से इतिहास में वो एक महान सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है। इस मुख्य सड़क जो सड़के आजम कहलाता था उस पीरियड में, इसके अतिरिक्त उसने और भी सड़कें बनाई थी, जैसे दिल्ली से जोधपुर जैसलमेर के, जैसे दिल्ली से जो है वो बुरहानपुर तक जो मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, और तीसरा सड़क लाहौर से मुल्तान के बीच। सड़कों से का जाल उसने शेर शाह ने अपने साम्राज्य में बिछा दिया, जिससे दोनों फायदे हुए। व्यापार वाणिज्य भी खूब पुष्पित पल्वित हुआ और फौजों का आवागमन भी बहुत सुविधापूर्वक हो गया। सिक्के के क्षेत्र में उसने आमूलचूल परिवर्तन किए। दूसरा उसके कलंकारी कारण था, सिक्का पहले भी चलता था, लेकिन पहले और अब के सिक्के में अंतर यह था कि पहला मिश्रित सिक्का था, अब शुद्ध सिक्का का प्रचलन। 3 प्रकार के सिक्के शेर शाह ने जारी किए। पहला सोने का, जिसको अशरफी कहा जाता है, दूसरा चांदी का, जिसको टंका कहा जाता है। पूर्व में भी टंका प्रचलित थे, लेकिन पूर्व का टंका 174 ग्रेन का था, शेर शाह का टंका जो था 180 ग्रेन का, और यही टंका रुपया कहलाया। और तीसरा सिक्का जो था वो जीतल था, जो 380 ग्रेन का। अगर दोनों में, और ये तांबे का होता, दोनों में अंतर क्या था कि इसको व्यापार वाणिज्य के लिए टंके को इस्तेमाल करते थे, और जीतल जो थे आम जनता दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदती थी। जीतल को भी नीचे के रूप में जो है और कम किया गया, जैसे अधोला, पावड़ी, दमड़ी। अधोला का मतलब जो 8 आना, पावड़ी का मतलब कि 4 आना, और दमड़ी का मतलब 10 आना। तो ये न्यूनतम रूप भी सिक्के का है। ये इस बात को इंगित करता है कि शेर शाह के समय में महंगाई बहुत ज्यादा थी, चीजें बहुत सस्ती, इसलिए सिक्के का न्यूनतम रूप भी उस समय बनाया। कुल 23 टकसालें थी, सारी की सारे सरकारी टकसालें थी। जो अशरफी था उसको धन संचय के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, या दूर का व्यापार करना होता था तो उस मुद्रा का व्यापारिक लेन देन में भी अशरफी का इस्तेमाल होता था। ये तो दूसरा हुआ। तीसरा कृत उसका जो था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था कि इन यातायात के साधनों में सरायों का निर्माण। देखिए साहब, पूर्व में ही हम बता चुके हैं कि सराय पूर्व के शासकों ने भी बनाया था, जैसे फिरोज शाह तुगलक। लेकिन शेर शाह उससे इतर इसलिए था कि फिरोज शाह तुगलक की सरायें सिर्फ सरकारी कामों के लिए, इसका आम जनता के लिए, सैनिक सेवा के लिए, व्यापारी के लिए, आम जनता के लिए, डाक के लिए, सभी के लिए। और 4 कोस की दूरी पर एक सराय होती थी, कुछ कोस की दूरी पर बड़ी सराय होती थी। छोटी सराय में लोग रात व्यतीत करते थे, बड़ी सराय में लोग महीना व्यतीत करते थे, 6-6 महीना रहते थे। जैसे आगरा सबसे बड़ी सराय है। आगरा के सराय में कहा जाता है कि 10,000 लोग एक समय रहते थे, और इन सरायों में हर चीज की सुविधा थी। नाई था, धोबी था, और उसके बाद व्यापारी वर्ग के लिए घोड़े रखने के जगह थे, सैनिकों के लिए घोड़े रखने के जगह थे, घोड़ों के चारे खिलाने की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी, व्यापार के लिए लेन देन का व्यवस्था था। तो सभी सुविधाएं इन सरायों में उपलब्ध थी। आप जीटी रोड पर अभी भी कुछ अवशेष सरायों के जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। गया जैसे शहर में अगर आप देखना चाहते हैं उस पीरियड का, हालांकि वो तो मुगल पीरियड का है, लेकिन बुनियाद तो शेर शाह ने डाल दी थी। जो सराय मोहल्ला आपका है, वहाँ जामा मस्जिद के सामने एक मोहल्ला बसा हुआ, अंदर में घुस के देखिएगा तो वही सराय था। और अब तो बिल्डिंगें सब नई नई बन गई हैं, कुछ वर्ष पूर्व तक वो पूरा संरचना मौजूद है।
जिसमें चारों ओर जो है कमरे बने होते हुए थे और 2 दरवाज़ा था, एक इन करने का, एक आउट करने का। बड़ा मैदान था जिसमें घोड़े बांधे जाते थे और उस समय के सारे अवशेष वहाँ प्राप्त हुए। इन सरायों से एक जाति का उदय हुआ जो हरिश्चंद्र वर्मा में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब उसको भटियारा हम लोग बोलते हैं। भटियारा वो जाति थी जो शारीरिक संबंध व्यापारी या सैनिक बनाते थे, उससे जो अनैतिक लड़के पैदा होते थे उसी से एक जाति निकली, इसको भटियारा के नाम से हम लोग जानते हैं। शेरशाह के समय में इसका अस्तित्व हुआ कि नहीं ये तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मुगलों के समय में यह व्यापक पैमाने पर अस्तित्व पाया गया। तो ये एक ऐसी थी जो आवश्यक बुराई के रूप में जानी जाती। तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने जो भी बातें पढ़ी वो शेरशाह के संबंध में संपूर्ण प्रशासन का विहंगम अवलोकन किया। हम समझते हैं कि आपको शेरशाह का व्यक्तित्व हर दृष्टिकोण से, उदय से लेकर के, साम्राज्यवाद से लेकर के प्रशासनिक उपलब्धि तक सबका सब समझ में आ गया होगा। और जब ये आ गया तो हम लोग अगले क्लास में इसके बाद का जो शासक है अकबर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।